नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में, जहां हम बात करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं के रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसे पास कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी राज में लव जिहाद किया तो मिलेगी उम्र कैद। धर्म परिवर्तन फंडिंग पर दोगुनी सजा। यूपी में एंटी लव जिहाद कानून के प्रावधान। लव जिहाद नहीं बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है। यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें लव जिहाद के मामले में दोषी होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसीलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। आइए आपको बताते हैं कि यूपी के एंटी लव जिहाद कानून में आखिर क्या क्या प्रावधान है। नंबर 1, नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। नंबर 2, अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है। नंबर 3, पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। नंबर 4, लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। नंबर 5, लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 6, इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। यूपी में बने पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। आपको बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे में अब नया कानून सख्ती का संदेश दे रहा है कि योगी के राज में लव जिहाद नहीं बर्दाश्त। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का लव जिहाद पर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद जो कानून आ रहा है उससे भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये नौकरी थोड़ी ही देगी। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी भी वे उसी रास्ते पर हैं जिसकी वजह से वे हारे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उसी
रास्ते। देखिए, ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं, या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है, नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बजट पर बहस के दौरान संसद में आर पार के हालात बन गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जातीय जनगणना को लेकर भिड़ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। इस बीच अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने राहुल का समर्थन किया और सत्ता पक्ष को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। और मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है, मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से सवाल किया तो उन्होंने शिवपाल यादव का नाम लिए बिना कहा, आपने चचा को ही गच्चा दे दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। शिवपाल ने भी सदन में ही सीएम योगी पर पलटवार किया। जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। तो आगे बढ़ेंगे, जहां बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बयान दिया, साथ ही माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर तंज कसा और शिवपाल सिंह यादव पर चुटकी भी ली, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने
सीएम योगी पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमें कच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अजय जी जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार के डामकोठी गंगा घाट में आयोजित विभिन्न प्रदेशों से आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। सीएम ने कांवड़ियों के चरण धोकर उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट करके उनका स्वागत किया। इसके बाद हर की पैड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सीएम धामी ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र जगह मां गंगा एवं भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। राज्य सरकार को कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाकर सरकार इस यात्रा में कांवड़ियों का सहयोगी बनकर कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना सभी के लिए पुण्य का काम है। क्योंकि ये यात्रा ये एक बड़ी यात्रा होती है, देश के लोगों का यहाँ आगमन होता है, उनका हम अच्छे प्रकार से स्वागत कर पाए, इसके लिए हमने स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन सेट, विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा आपको न हो। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटल ढाबों पर भी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और भोले बाबा की भक्ति में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिव भक्त बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए अपने रास्ते पर गंगा जल लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता रहता है। भाई बहनों, कांवड़ यात्रा न केवल आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि यह हमें भी सेवा का अवसर प्रदान कर पुण्य का भागीदार भी बनाती है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में लगभग आज मैं समझता हूँ आज शाम तक ये संख्या 2 लाख से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। और
ये सभी शिव भक्त सकुशल मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लेकर आ रही है, जिसके जरिए इसमें सजा का और भी कड़े सजा का प्रावधान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले में विधायक बेदी राम का नाम सामने आने के बाद लग रहा था कि पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका है। इस विधेयक को कैसे देखते हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने विधायक बेदीराम से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब विधेयक लेकर आ रही, जिसके जरिए सजा के जो प्रावधान हैं उनको और कठिन किया जा रहा है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए विधायक बेदीराम जी हैं। विधायक जी, जिस तरीके से सरकार ये पूरा अध्यादेश और लेकर आ रही है, नकल विहीन परीक्षा, पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छा बिल आया है और इस तरह से ये बिल बहुत ज़रूरी था। इन घटनाओं को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी था। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस तरह से ये बिल बहुत अच्छा है। जिस तरीके से पिछले दिनों एक घटना पेपर लीक के मामले में आपका नाम लाया गया, उसमें बताया गया कि आपकी संलिप्तता है, एक वीडियो वायरल होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ऐसा है ना कि आप दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो दोनों का पहले तो देखिए कि इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। मैं एक दलित विधायक होने के नाते कोई घर में घुस जा रहा है और कोई प्रचार कर रहा है। मैं NDTV के सामने बयान दे रहा हूं तो 2 दिन ये चल रहा है कि बेदीराम को STF ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। बेदीराम STF के शिकंजे में है। यहाँ तक कि डिबेट भी हो रहा था, वो केवल एक मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले नहीं। तो इस तरह से उन्होंने चलाया। तो इस तरह तो झूठे आरोप लगाना, तो बताइए, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ जिसे माना गया है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे इस तरह से। अब आरोप की बात आप कर रहे हैं तो आरोप तो एक इसी तरह लगा दिया कि मैं झूठे अफवाह फैला दिए कि मैं अरेस्ट हूँ। अब इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। और जो नीट पेपर का मामला ले रहे थे, नीट, दूसरा क्वेश्चन आपका, नीट पेपर का मामला, नीट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI के द्वारा ये जांच की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जो आरोपी थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको उनकी उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया। मैं कह रहा था, चूंकि ऐसा तो नहीं कि इसके जरिए कहीं आने वाले समय में समस्याएं बढ़े। आने वाले में क्यों, जब प्रदेश सर्वांगीण विकास करेगा और बजट पेश हो रहा है और पूरक बजट पेश रहा, जो कमियां थी उसको भी दूर कर दिया जा रहा है और सर्वांगीण विकास होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का। परीक्षा कराना, पेपर लीक के जो एक मामले हुए, ये बड़ा चर्चित रहा है लंबे समय से और कहीं ना कहीं माना जाता है, जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जो नतीजे है उनमें भी इसका एक बड़ा असर जो है वो माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इस विधेयक के जरिए आने वाले दिन इसको रुकेगा? लोकसभा चुनाव की तो देखिए, उसमें ये नहीं था, ये सब अफवाहें जो है इसमें इस तरह से ये सब अफवाहें तो चलती रहती हैं। आप ही खिलाफ मैं कर दूं, आरोप आप पर लगा दूं, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना, पूरा देश आरोपी हो जाएगा। तो इस तरह से आरोप लगाते हैं और जो इस तरह से है तो वो समस्याएं जो है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है संविधान और आरक्षण को लेकर जो झूठे अफवाह फैलाया गया, उसीलिए ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विधायक बेदीराम, जिन पर अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक मामले पर आरोप भी लगते रहे। हालांकि अब उनका कहना है कि जो विधेयक लेकर आया जा रहा है उसका वो स्वागत करते हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। धन्यवाद।